हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं 30 डेज रिवीजन चैलेंज, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, 30 डेज के अंदर अंदर हमारी बुक का जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करने वाले हैं। और इस तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं कि आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आज साइंस का है डे नंबर 2, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। और इसको हम ऐसे करेंगे कि आपको किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, जल्दी से एक नोटबुक लेकर बैठ जाना है, मेरे साथ यहाँ पर अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। तो चलो जल्दी से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अब हमारे सामने लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन। अब भैया केमिकल रिएक्शन को जानने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन होते क्या हैं, किन चीज़ों को हम केमिकल रिएक्शन में ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन। तो आप देखते होंगे आपके सराउंडिंग में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस फिजिकल रहते हैं, कुछ चेंजेस केमिकल रहते हैं। तो भैया इन दोनों में से हम कौन से वाले चेंज को केमिकल रिएक्शन कहेंगे? क्या फिजिकल चेंज केमिकल रिएक्शन होता है, क्या केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन होता है? तो चलो दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि किस चेंज को हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो ध्यान दो, there are two types of changes that are associated in our daily life। जैसा कि हमें पता है डे टू डे लाइफ में दो अलग अलग तरीके के चेंजेस होते हैं। अब पहला वाला कौन सा चेंज है? पहला चेंज है फिजिकल चेंज। भैया फिजिकल चेंज क्या होता है? अ चेंज इन विच ओनली द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस गेट चेंज। तो वो पर्टिकुलर चेंज जिसमें किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का केवल और केवल स्टेट बदलता है। भैया स्टेट बदलने का मतलब क्या है? हो सकता है वो लिक्विड से गैस बन जाए, हो सकता है गैस से वापस लिक्विड बन जाए, सॉलिड से लिक्विड बन जाए, बट उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर रहें। तो ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। क्या भैया फिजिकल चेंज केमिकल चेंज है? नहीं, फिजिकल चेंज में किसी भी तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव नहीं आते हैं, जिस कारण हम केमिकल चेंज इसे नहीं कहते हैं या केमिकल रिएक्शन का पार्ट नहीं कहते हैं। बट केमिकल रिएक्शन क्या है? A change in which the properties of a substance changes completely। वो पर्टिकुलर चेंज जिसके अंदर आपके सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी भैया? केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है और वो एक नई प्रॉपर्टी को गेन कर लेता है, उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। और जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन। अगर आपसे कोई बोले केमिकल रिएक्शन क्या है, तो हम उन्हें क्या बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन हमारे वो रिएक्शन है जिनके दौरान केमिकल चेंज होता है। अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो इन चेंजेस को हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे इन चेंजेस को? केमिकल रिएक्शन। तो जिस भी चेंज के अंदर केमिकल चेंज हो जाता है, प्रॉपर्टीज में बदलाव आ जाता है, उन चेंजेस को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे उन्हें हम? केमिकल रिएक्शन। अब भैया डे टू डे लाइफ में केमिकल रिएक्शन कहाँ हो जाते हैं? जैसे जब हम चाय बनाते हैं तो हमने देखा जो दूध हम डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, अदरक डालते हैं, इलायची डालते हैं और क्या कहते हैं, जितना भी हमें टेस्ट चाहिए उतना हम शुगर उसके अंदर डालते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो वो एक नई प्रॉपर्टी लेकर क्या करती हैं, चाय के साथ आती है। अब भैया वो जो चाय रहती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज रहती है। बट आपने देखा जब बर्फ को पानी बनाया जाता है तो बर्फ और पानी की प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो वो होता है फिजिकल चेंज। तो जिन चेंजेस में केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, एक नया सब्सटेंस बन जाता है, उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। और जितने भी केमिकल चेंज होते हैं वो होते हैं केमिकल रिएक्शन की वजह से। किस वजह से होते हैं? केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो हमने ये तो समझा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब हमारे चैप्टर में डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया, तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं केमिकल रिएक्शन। अलग अलग टाइप के पढ़ने से पहले केमिकल इक्वेशन, क्योंकि भैया जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसे हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसे हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस हमें उसको डिस्क्राइब करना ना आए तब तक इस चैप्टर में हम आगे क्या ही पढ़ पाएंगे। जिस कारण हम क्या करेंगे, यहाँ पर केमिकल इक्वेशन पता करेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। A simple way of representing chemical reaction with the help of symbol, formulas and name। वो पर्टिकुलर वे जिसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शंस रहती हैं उनको
उनके सिंबल के फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में और फॉर्मूलाज की हेल्प से जब उन्हें क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करा जाता है, वो प्रोड्यूस करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इक्वेशन आपके बुक में दी हुई है, जहां पर क्या करा जाता है, मैग्नीशियम रिबन को लिया जाता है, क्लीन करा जाता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसे बर्न करा जाता है। अब भैया इतना लंबा हम लिख तो सकते नहीं है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, फॉर्मूलाज की मदद से आसानी से उसे डिस्क्राइब कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए, आपकी जो इक्वेशन होनी चाहिए वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड। भैया बैलेंस का मतलब क्या है? बैलेंस का मतलब रहता है जो नंबर ऑफ एटम रहते हैं LHS पे और RHS पे वो सेम रहना चाहिए। भैया LHS क्या है, RHS क्या है? तो एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है, जैसे हम देख रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये क्या है हमारा LHS। और भैया जो राइट हैंड साइड पे रहता है उसे हम क्या कहते हैं, RHS। भैया और कोई नाम होता है क्या इनका? हाँ, LHS वाली साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट साइड। कौन सी साइड बोलते हैं? रिएक्टेंट साइड। और जो दूसरे साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट साइड। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट साइड। और नंबर ऑफ एटम अगर देखा जाए, यहाँ पर 2 मैग्नीशियम के एटम है, इस साइड भी 2 मैग्नीशियम के एटम है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम है, यहाँ पर भी कितने एटम है ऑक्सीजन के? 2 एटम है। तो हमेशा हमें क्या करना है, हमारी इक्वेशन को कंप्लीट तरीके से लिखना। भैया कंप्लीट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम दोनों साइड बराबर रहने चाहिए, तभी जाकर हमारी इक्वेशन एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाती है। तो हमने देखा भैया केमिकल रिएक्शन क्या है, जहां पर किसी भी तरीके के केमिकल चेंज हो जाते हैं, प्रॉपर्टीज में बदलाव आ जाते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी। बट जब हम क्या देखते हैं, उन इक्वेशन को डिस्क्राइब करा जाता है तो हम कंप्लीट नहीं लिख सकते, हम उन्हें क्या करते हैं, फॉर्मूलाज की मदद से, सिंबल की मदद से डिस्क्राइब करते हैं और वहां पे उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, किस पर आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें बताया गया है। और इन टोटल अगर हम बात करें कौन कौन से केमिकल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हम पढ़ने वाले हैं एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट, हम पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट और डीकम्पोजिशन पढ़ेंगे, और एट लास्ट हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले रिएक्शन को भी पढ़ेंगे। तो चलो एज यूजुअल सबसे पहले हम किससे शुरू करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन से रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, क्या ये सेम है या अलग अलग है? अब आपने देखा होगा कॉम्बिनेशन का मतलब, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को हम एक साथ लेकर आते हैं और उन्हें क्या करवा देते हैं, आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। कितने प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं उन्हें हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम ध्यान दें, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वाटर कैसे बनाया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, H2O। हम देख रहे हैं 2 रिएक्टेंट है और मिलकर क्या कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दो भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और वो मिलकर हमेशा क्या करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट को बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अगर हम ध्यान दें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम यहाँ पर इक्वेशन देख रहे हैं, अ टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसा कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया, एक टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट है, आपस में रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर लेते हैं। जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, कार्बन काफी जल्दी क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ ऐड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। देखिए हमने क्या देखा, यहाँ पर आपके 2 या 2 से ज्यादा क्या रह सकते हैं, रिएक्टेंट रह सकते हैं। रिएक्ट करने के बाद क्या करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जल्दी से क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन के बाद अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पढ़ने वाले हैं। अब भैया एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्यों पढ़ने वाले हैं हम, क्योंकि कई बार जो रिएक्शन रहते हैं उनके दौरान हम देखते हैं हीट एब्जॉर्ब हो जाती है और हीट क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। जैसे कॉम्बिनेशन में कई बार हम क्या करते हैं, 2 चीज़ों को कंबाइन करने के लिए हो सकता है हीट प्रोवाइड करें, हो सकता है वहाँ पर हीट रिलीज हो जाए। जब डीकम्पोजिशन किया जाता है तो वहाँ पर हम हीट प्रोवाइड करते हैं। तो जिस कारण हमें ये पहले जानना पड़ेगा कि एक्सोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक क्या है। तो कई बार रिएक्शन के दौरान, सबसे पहले जैसे एंडोथर्मिक, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, वो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन जिनके दौरान हीट एब्जॉर्ब होती है, जिनके दौरान क्या एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, उन रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक।
जैसे अगर हम बात करें आपका बर्फ पानी कैसे बनता है, बर्फ जैसे कि ठंडे टेम्परेचर में रहता है, बट जब वो बाहर की हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर में बदल जाता है तो उसके अंदर लेटेंट हीट आ जाती है। याद करिए क्लास 9 लेटेंट हीट कौन सी वाली हीट रहती है, जो कि किसी पर्टिकुलर मैटर के स्टेट को बदलने में यूज होती है। तो यहाँ पर हमने देखा हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। बट बहुत सारे ऐसे भी केमिकल रिएक्शन रहते हैं, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, वो केमिकल रिएक्शन जिनके दौरान हीट क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, उन रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक। जैसे आपने देखा होगा कई बार हम लकड़ियां जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो उसको जलाने के बाद वहां पर क्या निकलती है, हीट निकलती, क्या निकलती है, हीट निकलती। जैसे मिथेन को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मिथेन क्या रिलीज करने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने वाला है, और साथ में वहां पर क्या रिलीज करता है, वाटर वेपर रिलीज करता है और हीट भी रिलीज करता है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनके दौरान हीट क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, हीट क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। और जिनके दौरान हीट एब्जॉर्ब होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। क्या कहते हैं उन्हें हम, एंडोथर्मिक। तो ये तो हमने देखा कि एक्सोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक क्या है। अब बढ़ते हैं आगे और अगला रिएक्शन कौन सा है हमारा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकंपोजिशन क्या है, याद करिए कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। बट यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा है, यहाँ पर आपके क्या रहता है, एक जो सिंगल रिएक्टेंट रहता है वो हीट के कारण, लाइट के कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। यानी भैया कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा है। क्या है यहाँ पर, एक अकेला जो रिएक्टेंट रहने वाला है वो किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी के कारण ब्रेक डाउन होने वाला है, और ब्रेक डाउन होकर क्या बनाने वाला है, ब्रेक डाउन होने के बाद दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने वाला है। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं हम ऐसे रिएक्शन को, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो चलो जल्दी से क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर न्यू प्रोडक्ट। ऐसे टाइप का रिएक्शन जिसके दौरान दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाते हैं सिंगल रिएक्टेंट से, उसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन। क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन। अब यहाँ पर अगर हम इक्वेशन देखें, एग्जांपल में हमें दिया है H2CO3। क्या दिया है, H2CO3 जब ब्रेक डाउन होता है किसके कारण, आपकी एनर्जी के कारण। किसके कारण ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी के कारण। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और H2O, आप वाटर को क्या करते हैं, जब टरबाइन के मदद से ब्रेक डाउन करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, जहां पर आपका सिंगल रिएक्टेंट, जहां पर आपका कौन सा वाला रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है, कितने में, दो या दो से ज्यादा में, उस तरीके के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आपको डीकंपोजिशन करवाना है या डीकंपोजिशन हो रहा है तो वहां पर हमें जरूरत पड़ती है एनर्जी की। किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की। भैया ये एनर्जी कहां कहां से आती है, एनर्जी में भी लाइट के फॉर्म में हो सकती है, में भी हीट के फॉर्म में हो सकती है, मे बी किस फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी। किस फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है। इसका मतलब है कि जितने भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होंगे वो बगैर एनर्जी एब्जॉर्प्शन के नहीं होंगे, आपको एनर्जी वहां पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो चीजें क्या हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं। अब यहाँ पर हमने जैसा पढ़ा कि टाइप्स ऑफ क्या रहते हैं, डीकंपोजिशन। भैया टाइप्स कहाँ से आ गए, आपने बोला डीकंपोजिशन तो सिंगल रहता है, बट याद करो मैंने लास्ट में आपको क्या बताया था कि हमको एनर्जी उसे प्रोवाइड करना पड़ता है, और हम तीन अलग अलग टाइप की एनर्जी उसे प्रोवाइड करते हैं। तो वन बाय वन करके हम क्या करेंगे, तीनों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। जनरली अगर बात की जाए तीन मेन टाइप के क्या होते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब अगर हम बात करें कौन कौन सा रहता है, थर्मल डीकंपोजिशन, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। अगर हम ध्यान दें सबसे पहला थर्मल कौन सा वाला रहता है, थर्मल डीकंपोजिशन वो पर्टिकुलर डीकंपोजिशन रहता है जहां पर आप आपके कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए, कॉपर कार्बोनेट को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। कॉपर कार्बोनेट को हीट करने पर वो कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है।
तो हमने देखा कि जो कॉपर कार्बोनेट था क्या था, CuCO3 था, CuCO3 था, उसको जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करते हैं वो CuO और CO2 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और किस चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक सिंगल रिएक्टेंट था, फर्दर टूटकर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट में, दो से ज्यादा प्रोडक्ट में हो गया। किस वजह से हुआ, हीट की वजह से हुआ। तो इसे हम कहेंगे थर्मल डीकंपोजिशन। क्या कहेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन। अब अगर हम आगे बढ़े तो आगे हमें अगला अगला क्या बताया जाता है, अगला अगला होता है फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक में हम क्या करते हैं, जितने भी रिएक्शन रहते हैं, क्या रहते हैं हमारे, जितने भी रिएक्शन रहते हैं उसमें किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, हम सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, हम आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल करते हैं। लाइट की वजह से चीजों को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। इसका एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है कि जब सिल्वर क्लोराइड को, किसको, सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो सिल्वर और जो क्लोराइड रहता है यानी क्लोरीन रहता है वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं सनलाइट के वजह से, जिस कारण वहां पर कौन सा रिएक्शन हो जाता है, फोटोलाइटिक। भैया इलेक्ट्रोलाइटिक कहाँ होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन आपके वो पर्टिकुलर रिएक्शन रहते हैं जिसमें आप सिंगल प्रोडक्ट को क्या कर देते, सिंगल रिएक्टेंट को क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं और दो से ज्यादा रिएक्टेंट बनाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक में हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। आपको एसिड और बेसिस वाले चैप्टर में बताया गया है कि ब्राइन सोल्यूशन में जब NaCl को डाला जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी के वजह से Na अलग हो जाता है और Cl क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोलाइटिक का। किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोलाइटिक का। तो हमने देखा जो डीकम्पोजिशन होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है आपका थर्मल डीकम्पोजिशन जिसमें हम हीट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है फोटोलाइटिक जिसमें हम सनलाइट या आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक जिसमें हम काय का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आ जाते हैं आगे वाले रिएक्शन पे। आगे वाला रिएक्शन कौन सा है हमारा, आगे वाला रिएक्शन है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A type of reaction in which more reactive element displaces less reactive element from its compound or solution। भैया कहना क्या चाहते हैं आप, इसका मतलब है कि जब एक हाईली रिएक्टिव मेटल को हम लेस रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड या सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हाईली रिएक्टिव मेटल के पास क्या रहती है, एबिलिटी रहती है कि वो हाईली रिएक्टिव है तो लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड में से हटा देगा। आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई, आपने देखा होगा जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल रहते हैं वो अपने से नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है जब एक हाईली रिएक्टिव मेटल को या एलिमेंट को हम लेस रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड या सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और वो हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, एक नया सोल्यूशन या कंपाउंड बना लेता है, तो उस तरीके के रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अगर आप ध्यान दें FeCuSO4, अब हमें पता है जो Fe है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। Fe किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन क्या करता है, कॉपर को उसके सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है, क्या बना लेता है, फेरस सल्फेट बना लेता है और जो कॉपर रहता है वो डिस्प्लेस हो जाता है। सिमिलर जो जिंक है, जिंक भी किससे ज्यादा रिएक्टिव रहता है, कॉपर से रिएक्टिव रहता है। तो जिंक भी कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट बना लेता है। तो जब भी कभी कोई सिंगल रिएक्टेंट, कौन सा रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को अपने कंपाउंड या सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि वो कैसा है, हाईली रिएक्टिव। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि अगर आप इस पर्टिकुलर पिक्चर में देखें तो यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को डिप किया है। आयरन नेल को हम डिप करके रखते हैं तो कुछ देर बाद हम देखते हैं आयरन क्या करता है, कॉपर में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और आयरन सल्फेट जिसको हम फेरस सल्फेट कहते हैं, फेरस सल्फेट क्या करता है, फॉर्म कर लेता है। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब भैया डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट के बाद अगला कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट के बाद अगला आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सा रिएक्शन आ जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो चलो डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं। पहले मैं आपको इसका हिंट देता हूं। जैसे पिछली बार सिंगल डिस्प्लेसमेंट था जिसको हम डिस्प्लेसमेंट से जानते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे कंसिडर करिए AB नाम का एक रिएक्टेंट है और दूसरा CD नाम का एक रिएक्टेंट है। आपका मेटल A है और मेटल आपका कौन सा है, C है।
और बोला जाता है जो ए है वो सी के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है। भैया ज्यादा रिएक्टिव रहेगा तो हम पीछे पड़ कर आए, ज्यादा रिएक्टिव हमेशा लेस रिएक्टिव को हटा देता है। तो यहाँ पर जो ए रहेगा वो सी डी में से सी को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और एक नया प्रोडक्ट बना लेगा। भैया एक ही प्रोडक्ट बनता है नहीं, वहां पर दो प्रोडक्ट बनते हैं, मगर जो दूसरा लेस रिएक्टिव वाला रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में रहता है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, जिस कारण से इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। तो चलो जल्दी से पहले डबल डिस्प्लेसमेंट पर आते हैं। अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव। ऐसे रिएक्शन जिसमें जो ज्यादा रिएक्टिव रहता है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड या सॉल्यूशन में, और क्या बना लेता है, नया प्रोडक्ट बना लेता है, बाकी बचा हुआ क्या बना लेता है, प्रेसिपिटेट। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। जल्दी से डबल डिस्प्लेसमेंट याद करने की टेक्निक क्या है, अगर कोई हाईली रिएक्टिव मेटल का सॉल्यूशन या कंपाउंड किसी लेस रिएक्टिव मेटल या कंपाउंड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हाईली रिएक्टिव हायर रिएक्टिव होने के कारण लेस रिएक्टिव को अपने कंपाउंड में से हटा देता है और वहां पर एक नया कंपाउंड बना लेता है। इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जांपल में हमें दिया है कि जो सोडियम सल्फेट है Na2SO4 जब ये BaCl2 के साथ रिएक्ट करता है, अब हमें पता है कि जो Na है यानी सोडियम बेरियम से काफी ज्यादा रिएक्टिव रहता है, तो वो बेरियम को उसके किस में से, क्लोराइड में से या सोल्यूशन में से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट यहाँ पर क्या रहता है, प्रेसिपिटेट, जिसके कारण आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है S, और क्या बना लेता है NaCl, जो कि एक प्रॉपर सोल्यूशन रहता है, ट्रू सोल्यूशन रहता है। तो इस तरीके से हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। और भी अगर हम ध्यान दें, अ सब्सटेंस व्हिच इज नॉट डिसॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो पर्टिकुलर सोल्यूशन जो रिएक्शन के दौरान डिसॉल्व नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए ये कंटेनर है, अब इस कंटेनर में ऊपर ऊपर तो यहाँ पर क्या रह गया, सोल्यूशन रह गया, बट नीचे नीचे यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। तो नीचे ये जो अनडिसॉल्व्ड मटेरियल रहता है, कौन सा रहता है, अनडिसॉल्व्ड वाला मटेरियल रहता है, जो प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाया है और नीचे जमा होकर रह गया है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। तो हमने देखा कि डबल डिस्प्लेसमेंट के दौरान प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जिस कारण से इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब इस रिएक्शन से बढ़ते हैं आगे, अगले रिएक्शन पर आते हैं। अब जैसे ये प्रेसिपिटेट के बाद अगला आ जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कौन सा आ जाता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब भैया ये ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, पहले इसको हम समझते हैं। जब भी किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है या हाइड्रोजन हट जाती है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और जिन रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन हट जाती है हाइड्रोजन जुड़ जाती है, क्या हो जाती है, ऑक्सीजन हट जाती है हाइड्रोजन जुड़ जाती है, तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन। भैया ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जितने भी हमारे मेटल के कंपाउंड रहते हैं जनरली हम देखते हैं वो ऑक्सीजन के साथ काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं। हमारे फूड हो गए वो भी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में यहाँ पर जानना पड़ेगा। तो आते हैं, ऑक्सीडेशन क्या है, रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है। ऑक्सीजन हो गई भैया ऐड और हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो हमने देखा कॉपर को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करा गया, छोड़ा गया, तो क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड। तो हमने देखा कॉपर क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है, जिस कारण ये कौन सा रिएक्शन बन जाता है, ये बन जाता है आपका ऑक्सीडेशन। कौन सा बन जाता है, ऑक्सीडेशन। और अगर हम ध्यान दें, रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव, ऊपर ऑक्सीजन ऐड हो रही थी भैया, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, और हाइड्रोजन जुड़ रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन हट रही थी, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। क्या कहते हैं इसे हम, रिडक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे रिडक्शन क्या है तो हम बताएंगे ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनके दौरान ऑक्सीजन हट जाती है और हाइड्रोजन जुड़ जाती है, इसे हम कहते हैं रिडक्शन। अगर इसका एग्जांपल हम यहाँ पर देखें तो कॉपर ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो हमें पता है कॉपर बीइंग लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्या करता है, कॉपर को ऑक्सीजन से डिस्प्लेस कर देता है और ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है। तो इसने कॉपर को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। और हमने देखा यहाँ पर जो N2 है, नाइट्रोजन, जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेता है, तो
तो ये क्या बना लेता है, अमोनिया। तो हमने देखा कि किस तरीके से ये हाइड्रोजन को जोड़ रहा है, तो ये भी कौन सा रिएक्शन हो जाता है, रिडक्शन। कौन सा हो जाता है, रिडक्शन। तो अगर कोई हमसे पूछे ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या, जल्दी से क्या बताएंगे, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन। तो हमने देखा ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। बट अगर हम बात करें, हमें ये जो रिएक्शन है ये देखने को मिलते हैं एक साथ, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी सेम केमिकल रिएक्शन में। जैसे आपने यहाँ पर देखा, मैग्नीशियम क्या हो रहा है, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, कॉपर अपने आप को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो केमिकल रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिनमें आप क्या देखते हैं, आपकी जितनी भी चीजें रहती हैं साइमल्टेनियसली हो जाती हैं, ऑक्सीडेशन भी हो जाता है, रिडक्शन भी हो जाता है। अगर हम ध्यान दें यहाँ पर अगले रिएक्शन पर आ जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स। क्या कहते हैं, रिडॉक्स। तो भैया ये रिडॉक्स कहाँ से आया, तो अगर आप पढ़ें रिडक्शन वर्ड से, कौन से वाले वर्ड से, रिडक्शन से आया, री और डॉक्स कहाँ से आया, ऑक्सीडेशन से। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए साइमल्टेनियसली, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, जो कॉपर ऑक्साइड है उसको हाइड्रोजन के साथ हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या रिएक्ट करवा रहे हैं। तो कॉपर में से, इस कॉपर में से आप देख रहे हैं ऑक्सीजन क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और इस हाइड्रोजन में यहाँ आकर ये क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज। तो सेम केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और भी अगर हम ध्यान दें, आप जो ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है वो हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं। हमने लास्ट में हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, डे टू डे लाइफ में भी होते हैं, जिस कारण ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो भैया डे टू डे लाइफ में हम कहाँ देखते हैं, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें बताया जाता है करोजन। क्या बताया जाता है, करोजन। अगर हम ध्यान दें, करोजन में हम किस चीज का एग्जांपल देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब भैया करोजन कैसे होता है, आपने देखा जितने भी मेटल का हम इस्तेमाल करते हैं डे टू डे लाइफ में, भले वो सिल्वर रहे, भले वो कॉपर रहे, भले वो एल्यूमिनियम रहे, भले वो आयरन रहे, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डिफरेंट गैसेस के कारण, मॉइस्चर के कारण वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और उनकी जो टॉप वाली लेयर रहती है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, डिस्ट्रक्ट होती जाती है। तो ऑक्सीडेशन डेली लाइफ में सबसे पहले किस फॉर्म में देखने को मिलता है, करोजन के फॉर्म में। भैया करोजन क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहने के कारण जब हमारे मेटल क्या करते हैं, डिस्ट्रक्ट करते हैं एयर से, मॉइस्चर से, एसिड से या अदर गैसेस से, तो उसे हम कहते हैं करोजन। क्या कहते हैं, करोजन। और जब आयरन का होता है तो उसे हम कहते हैं रस्टिंग। क्या कहते हैं, रस्टिंग। आपने देखा होगा सिल्वर आपका किस कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है। ये सारी चीजें क्यों होती है, क्योंकि हमारे मेटल काफी ज्यादा जल्दी क्या कर जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो डे टू डे लाइफ में करोजन क्या करता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाता है। जैसे आप इस पर्टिकुलर पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये आयरन की जो चेन है ये काफी ज्यादा करोड हो चुकी है, क्योंकि इसके ऊपर काफी ज्यादा रस्ट इकट्ठा हो गई है। अब अगला अगला जो हमें देखने को मिलता है वो कहां पर देखने को मिलता है, रेंसिडिटी के फॉर्म में। भैया ये रेंसिडिटी क्या है, तो आपने देखा है कि जब आप क्या करते हैं, एक चिप्स का पैकेट आप लेकर आए, आपने थोड़े चिप्स तो खा लिए, बट आपका मन हो गया कि अब मुझे भैया क्या नहीं करना है, चिप्स नहीं खाना है। तो आपने क्या कर दिया, एज यूजुअल चिप्स को वहां पर खोल कर रख दिया। कुछ देर बाद आप देखते हैं वो जो चिप्स का टेस्ट रहता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। भैया चिप्स का टेस्ट कैसे खराब हो जाता है, बिस्किट जो हम बहुत देर तक लेफ्ट आउट छोड़ देते हैं उसका टेस्ट खराब हो जाता है, रात के समय दाल हम बाहर रख के छोड़ देते हैं खराब हो जाती है, दूध को हम बाहर छोड़ देते हैं खराब हो जाता है। तो भैया ऐसा क्या होता है हमारे खाने के साथ जिस कारण उसका टेस्ट बदल जाता है, उसकी स्मेल बदल जाती है, तो उसे हम कहते हैं रेंसिडिटी। व्हेन द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड गेट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल विद ऑक्सीजन। जब हमारे खाने के फैट्स और ऑयल क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होने के कारण वहां पर हम देखते हैं उनका जो टेस्ट रहता है, उनकी जो स्मेल रहती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। अब भैया अगर हम बात करें रेंसिडिटी में, हम क्या देखते हैं, जब हमने चिप्स को बाहर छोड़ दिया, बिस्किट को बाहर छोड़ दिया, तो उनका टेस्ट खराब हो जाता है, वो बेकार हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई समय तक चिप्स को बाहर छोड़ देने से उनका कलर कुछ इस तरीके का हो जाता है, वो बेकार सी हो जाती है, क्योंकि वो क्या हो जाती है, रेंसिड। क्या हो जाती है, रेंसिड। अब हमने यहाँ पर
प्रॉब्लम देखी। अब हमने यहाँ पर क्या देखी, प्रॉब्लम देखी कि भैया यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, रेंसिडिटी की और करोजन की। क्या हम रेंसिडिटी और करोजन से बच नहीं सकते, या क्या कहते हैं इस चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, या हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो रेंसिडिटी से या करोजन से अगर आपको क्या करना है, बचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे मेटल्स हैं उनको ऑयल करना पड़ेगा, ग्रीस करना पड़ेगा। अगर आपका खाना है तो उसे एयर टाइट कंटेनर में रखना पड़ेगा ताकि उसे हम क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। इसी के साथ हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहे तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे वाले वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। थैंक यू, मिलते हैं कल।